नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो हम लोग NIOS की माध्यमिक कक्षा यानी हाई स्कूल का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। तो इस विषय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली के इस शुभ अवसर पर हम लोग आप लोगों के लिए एक नया संचार का माध्यम हम लोग जोड़ रहे हैं, जिससे कि हम लोग दो तरफा संवाद कर सकें। मतलब आप भी हमसे बात कर सकें और हम भी आपसे बात कर सकें। उसके लिए हम एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम लोग उनका समाधान करने में, उनको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 7895860757। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमको मैसेज भेजकर हमारे साथ बात कर सकते हैं। तो हम लोग जो ये व्यवसाय अध्ययन है उसका पाठ्यक्रम 4, जिसका कि शीर्षक है क्रय विक्रय तथा वितरण, ये पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत भी हम लोगों ने जो हम नया एक अध्याय शुरू करेंगे वो है पाठ 15, जिसका कि शीर्षक है विज्ञापन। तो अभी जो मैंने आपके साथ इससे पहले जो शेयर किया, जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, तो यही इस तरीके से मैंने आपको अपना जो एक नई चीज है उसके बारे में बताया। तो यही जो बताना है, इसी को ही विज्ञापन कहते हैं। मतलब अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, एक नया व्यवसाय शुरू किया। अब आप उस व्यवसाय को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको विज्ञापन का सहारा लेना पड़ेगा। जब आप नया व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास 2-3 सवाल होते हैं। कौन कौन से? कि लोगों को, पहला सवाल होगा, लोगों को आपके व्यवसाय के बारे में कैसे पता चलेगा। फिर होगा, अगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो फिर कौन आपके व्यवसाय में आएगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हम लोगों ने चैनल खोला, तो अगर हम लोग इसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, इसका प्रमोशन नहीं करेंगे या इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, तो फिर लोगों को कैसे पता चल पाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग जो आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अपने जो परिचित हैं, जो मित्र हैं, जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इस चैनल को शेयर करने के लिए हम आपसे कहते हैं। तो ये हम लोग अपने इस जो हमारा एक छोटा सा प्रयास है उसका प्रचार करते हैं। ठीक है, तो यही कहलाता है विज्ञापन। और एक सवाल और होगा कि बता सकते हैं लोगों को इस व्यवसाय के बारे में जानकारी देने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या करता है, जो एक विनिर्माता होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर होता है, या बिजनेसमैन होता है, व्यवसायी होता है, व्यापारी होता है, ट्रेडर होता है, अथवा जो कोई सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है ना। ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब करने वाले इस प्रकार की सूचनाएं ग्राहकों को आकर्षित करने और अपनी बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्रचार करते हैं, वो विज्ञापन करते हैं, वो प्रवर्तन करते हैं। हिंदी में प्रवर्तन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रमोशन बोलते हैं। तो प्रमोशन करते हैं अपने ट्रेड का, अपने बिजनेस का, ताकि जो उनका व्यवसाय है उसके बारे में लोग भिज्ञ हो सके। मतलब उनके उसके बारे में लोगों को नॉलेज हो सके, वो जान सके। तो इसको बोलते हैं विज्ञापन। और विज्ञापन का अर्थ जो है वो हम धीरे धीरे जानेंगे। तो जो सभी प्रवर्तन की क्रियाएं विज्ञापन कहलाती हैं। मतलब प्रवर्तन क्या होता है, मार्केटिंग नहीं, प्रमोशन। मतलब प्रवर्तन क्या होता है, प्रवर्तन होता है प्रमोशन। तो सारी जो प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं वो विज्ञापन कहलाती हैं। भले ही वो आप प्रिंट माध्यम से दें, वो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दें, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से आप दें, उसको आप विज्ञापन कहेंगे। तो इन क्रियाओं को अपनाने वाले सभी विनिर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर या बिजनेसमैन, और जो सेवाएं प्रदान करने वाले हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, विज्ञापन दाता कहलाते हैं। जो विज्ञापन करवाता है वो कहलाता है विज्ञापन दाता, या उसको बोलते हैं प्रायोजक। प्रायोजक मतलब जो किसी चीज को प्रायोजित कर रहा हो, स्पॉन्सर कर रहा हो। ठीक है ना। तो वो कहलाएगा विज्ञापन दाता अथवा प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर। तो वे सभी माध्यम जिनके द्वारा ये सूचनाएं प्रदान की जाती है, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन, ये सब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मीडियम, यानी कि एडवर्टाइजिंग मीडियम या विज्ञापन माध्यम इनको कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो विज्ञापन की परिभाषा दी जाती है
परिभाषा कैसे देते हैं, जो अमेरिका की जो मार्केटिंग एसोसिएशन है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, उसने विज्ञापन को इस प्रकार से परिभाषित किया है। तो ये परिभाषा आपको एक तरह से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक निश्चित तरीके से आप इसको लिख पाएंगे। तो ये क्या है, किसी निश्चित प्रायोजक द्वारा, प्रायोजक हमने पढ़ा स्पॉन्सर, जो किसी एक्टिविटी को, किसी एक्ट को या किसी विज्ञापन को प्रायोजित कर रहा हो, उसके द्वारा भुगतान के आधार पर वो क्या देता है, पैसा देता है। फ्री में विज्ञापन नहीं होता है। उसके आधार पर किसी भी विचार का भी प्रायोजित कर सकते हैं, विचार को भी, वस्तु अथवा सेवा की अवैयक्तिक प्रस्तुति अथवा प्रवर्तन, जिसको कि में इंग्लिश में प्रमोशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोई प्रेजेंटेशन या प्रमोशन, ठीक है ना। कैसा, नॉन इंडिविजुअल, अवैयक्तिक। अवैयक्तिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो विज्ञापन होते हैं वो किसी एक आदमी के लिए नहीं बनते हैं, ठीक है ना। किसी एक आदमी के लिए ना होके वो एक आदमियों के समूह के लिए बनता है, ठीक है, जो विज्ञापन होता है। तो इसलिए उसको नॉन इंडिविजुअल बोला जाता है। वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो एक ग्रुप के लिए है, इंडिविजुअल्स के एक समूह के लिए, ठीक है। तो इसलिए उसको अवैयक्तिक प्रस्तुति कहेंगे, ठीक है ना। कई लोगों के लिए, जैसे ये दिखा रखा है, ये जो होर्डिंग्स लगे हुए हैं शहर में, ये सब डिजिटल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं। ये सब इसमें ये जो चीजें हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसकी परिभाषा क्या है, इसके अंदर अब हमने जो शब्द यूज किया, सबसे पहला जो उसके अंदर 3 चीजें हैं। पहला चीज है कि विज्ञापन अवैयक्तिक होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो इंडिविजुअल सेंट्रिक या इंडिविजुअल को टारगेट करके नहीं किया जाता है। उसका लक्ष्य कोई एक आदमी नहीं होता है, बल्कि उसका लक्ष्य आदमियों का समूह होता है, ठीक है। किसी एक आदमी पर ना केंद्रित होकर वो आदमियों के समूह पर केंद्रित होता है, लक्षित होता है, ठीक है। तो प्रायोजक जो होते हैं, जो कि विनिर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर होते हैं, उनको हमेशा विज्ञापन में उनके नाम से पहचाना जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर निरमा का एड आ रहा है, तो निरमा का जो मैन्युफैक्चरर है उसको आप पहचान पाएंगे कि ये निरमा का निर्माता है, ठीक है ना। तो मतलब उनको उनके ब्रांड के नाम से, ठीक है ना, बेसिकली उनके नाम से या उनके ब्रांड जो नेम होता है उसके नाम से आप पहचान सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आने वाले सभी प्रकार के व्ययों, जो खर्चे होते हैं विज्ञापन में, वो सारे के सारे कौन वहन करता है, वही वहन करता है जो प्रायोजक होता है, ठीक है ना। और प्रायोजक कौन होते हैं, विनिर्माता या उत्पादक। तो उत्पादक किसी, अब तीसरी जो उसमें एक फैक्टर है विज्ञापन की परिभाषा में, वो है किसी उत्पादक किसी भी वस्तु अथवा सेवा की गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता के बारे में बता सकता है, उसके डिजाइन, किस प्रकार का डिजाइन है, उसकी पैकेजिंग, कितना सेफ पैकेजिंग है, या आजकल जो चल रहा है कि ग्रीन पैकेजिंग है, मतलब कम से कम जो वेस्ट है उसका यूज, उससे कम से कम वेस्ट निकलेगा, वो रिसाइकलेबल है, ठीक है ना। इस टाइप की चीजें जो है पैकेजिंग में वो प्रचार कर सकता है कि हम इस प्रकार से कर रहे हैं। तथा मूल्य, कि मेरा जो प्रोडक्ट है, वो जो मेरा कंपटीटर है उसके मुकाबले में इतना सस्ता है या इतना महंगा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की ये सारी जो विशेषताएं हैं अब उसके वस्तु या सेवा की, उसके बारे में, जो उसके संबंध में जो विचार हैं, उनको बढ़ावा दे सकता है जो उत्पादक है, ठीक है। तो ये 3 चीजें विज्ञापन की परिभाषा में ध्यान देने योग्य। तो कुल मिला के हम जो सरल भाषा में अगर कहना चाहें, तो किसी भी उत्पाद, सेवा अथवा विचार के बारे में, ठीक है ना। विचार, अब आप सोचेंगे विचार के बारे में कैसे, आपने देखा होगा जो सरकार होती है, सरकार भी कुछ विज्ञापन देती है। तो जैसे अभी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला एक लाइन आपने सुनी होगी, तो वो एक विचार है। उस विचार का जो विज्ञापन है वो कौन दे रही है, सरकार दे रही है, ठीक है। तो विचारों को भी आप विज्ञापन के जरिए दूसरों तक फैला सकते हैं, मतलब लोगों को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं विचार, विचारों का विज्ञापन, ठीक है ना। विचार आप विज्ञापन के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जो सरकार है वो इस प्रकार से जो अपने विज्ञापन है, सरकारी विज्ञापन, उनके द्वारा अपने जो विचार हैं उनको जनता तक पहुंचाती है, आम जनमानस तक पहुंचाती है। तो इनके बारे में प्रायोजक द्वारा दिए जाने वाले सभी संदेशों से जुड़ी सभी गतिविधियों को विज्ञापन कहते हैं। तो उत्पाद, सेवा अथवा विचार के बारे में जो प्रायोजक हैं, जो स्पॉन्सर हैं, जो कि कौन होते हैं, प्रोड्यूसर या जो मैन्युफैक्चरर है, वो अपनी उन चीजों को जो संदेशों के माध्यम से भेजते हैं, और संदेशों के माध्यम से कई तरीकों से भेज सकते हैं संदेश, ठीक है ना। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनसे जुड़ी जो जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको विज्ञापन कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये एक आप देख रहे हैं बैलून है, इस बैलून में
जो स्पॉन्सर है उसने अपनी कंपनी का नाम लिख रखा है और ये बैलून क्या होगा, शहर के ऊपर उड़ेगा। तो लोग इसको देख के उस कंपनी के बारे में अवेयर होंगे कि हाँ भाई, रेशियो फार्म जो है वो ये एक कंपनी है जो कि हमारे शहर में मौजूद है। अगला है विज्ञापन के लक्षण। तो इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से विज्ञापन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या क्या उसके लक्षण होते हैं। सबसे पहला है संदेश की अवैयक्तिक प्रस्तुति। मतलब वही बात है कि जो विज्ञापन है वो किसी एक आदमी को टारगेट में रखकर नहीं बनाया जाता है, ये आदमियों के एक समूह के लिए बनते हैं जो विज्ञापन बनते हैं, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं कि वो किसी एक आदमी को टारगेट करके बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए संदेश की अवैयक्तिक प्रस्तुति करते हैं विज्ञापन। अगला है संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप। तो जो विज्ञापन होते हैं वो अपने विज्ञापन के माध्यम से क्या होता है, जो निर्माता है या जो उत्पादक है वो अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारीकी, उसकी जो विशेषताएं हैं वो लोगों तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से वो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है या संचार करता है अपनी चीजों के बारे में, ठीक है ना, लोगों तक पहुंचाता है। तो उस पहुंचाने के लिए वो क्या करता है, भुगतान करता है। किसको, जो विज्ञापन एजेंसी होती है उसको भुगतान करता है। और विज्ञापन एजेंसी विज्ञापन के माध्यम से उसकी जो चीजें हैं, जो जो विनिर्माता है या उत्पादक है उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी वस्तु या सेवा के बारे में जो जानकारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से विज्ञापन क्या है, संचार का भुगतान किया हुआ स्वरूप है, जिसका कि भुगतान किया हुआ है। अगला है उत्पाद, सेवा अथवा विचार को प्रोत्साहन। तो विज्ञापन के माध्यम से उत्पाद, सेवा या विचार किसी भी चीज का प्रोत्साहन किया जा सकता है, ठीक है। अगला है प्रायोजक हमेशा परिचित होता है, ठीक है ना। तो प्रायोजक क्या होता है, प्रायोजक को आप उसके नाम से पहचान सकते हैं। प्रायोजक कौन है ये आपको पता चल जाएगा, क्या देखकर, विज्ञापन देखकर, ठीक है। किसी संचार माध्यम के द्वारा संपर्क किया जाता है, ठीक है ना। तो जो विज्ञापन है उसमें किसी ना किसी संचार माध्यम का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब ये आवश्यक नहीं है कि कोई भी विनिर्माता या उत्पादक केवल एक ही प्रकार के संचार माध्यम का उपयोग करे अपने कंपनी के विज्ञापनों के लिए। तो वो हो सकता है कि वो प्रिंट मीडिया से भी दे रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी दे रहा हो। तो वो अनेक प्रकार जो माध्यम है उनका प्रयोग कर सकता है। वो समाचार पत्र में भी दे सकता है, पत्रिकाओं में भी दे सकता है, टीवी पे दे सकता है, रेडियो पे दे सकता है, ठीक है ना। या व्हीकुलर डिस्प्ले के माध्यम से भी, जो वाहन होते हैं उनमें अपने बैनर लगा के उन वाहनों को भी घुमवा सकता है गली मोहल्लों में या गाँवों में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार के संचार के माध्यम उपयोग में लाए जा सकते हैं। अगला है विज्ञापन के उद्देश्य तथा महत्व। अब विज्ञापन क्यों किया जाता है, तो विज्ञापन का सबसे पहला उद्देश्य है वो है ग्राहकों को शिक्षित करना। दूसरा है नए उत्पाद की मांग को बढ़ाना। तीसरा है वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना। चौथा है बिक्री को बढ़ाना। और पांचवा है विक्रयकर्ता यानी कि सेल्समैन की सहायता करना। तो आइए एक एक करके इन जो हमारी विज्ञापन के उद्देश्य उनको जान लेते हैं। सबसे पहला है ग्राहक को शिक्षित करना। तो विज्ञापन के माध्यम से जो प्रोड्यूसर है या जो मैन्युफैक्चरर है वो ग्राहक को अपने जो प्रोडक्ट है उसके बारे में समझाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है आपकी किताब में कि जो टाटा, जैसे टाटा सॉल्ट का आपको अगर विज्ञापन याद हो तो टाटा जो नमक है, टाटा नमक क्या कहता है कि हमारे नमक में आयोडीन है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को बताया कि उनके लिए आयोडीन क्यों आवश्यक है। वो अपने विज्ञापन में दिखाता है, जोर देकर कहता है कि हमारे जो टाटा सॉल्ट है उसके अंदर उचित मात्रा में आयोडीन है, ठीक है ना, राइट अमाउंट ऑफ आयोडीन। टाटा सॉल्ट हैज द राइट अमाउंट ऑफ आयोडीन। तो वो इस प्रकार से वो ग्राहकों को शिक्षित करता है कि कितना जरूरी है आयोडीन उनके स्वास्थ्य के लिए, और आयोडीन का भी एक उचित स्तर, ठीक है ना। तो दिखा रहा है कि आयोडीन का लेवल क्या होना चाहिए, करेक्ट लेवल है, इस रंग का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई केमिकल डालेंगे उसके अंदर तो इस प्रकार का कलर आना चाहिए जो कि इनके नमक में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ग्राहक जब इस ऐड को देखता है तो वो शिक्षित हो जाता है कि हाँ भाई, नमक अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर आयोडीन का होना हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से जो दूसरा उद्देश्य है वह है नए उत्पाद की मांग को बढ़ाना। अब मान लीजिए आप टीवी पर एक विज्ञापन देखते हैं जिसमें कि एक जेल पेन के बारे में आपको बताया जाता है कि ये जेल पेन बहुत बढ़िया है, बहुत देर तक इससे आप लिख सकते हैं, बहुत लंबा चलता है, ठीक है ना। तो आप जब उस विज्ञापन को देखते हैं तो उससे आकर्षित होते हैं, और आपकी तरह ही बहुत से विद्यार्थी विज्ञापन देखने के बाद जो ये जेल पेन है इसको खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, प्रेरित हो जाते हैं,
ठीक है ना, तो आप मोटिवेट हो जाते हैं कि आपको ये लेना चाहिए ये वाला पेन, ठीक है। तो इस प्रकार जो विज्ञापन बाजार में उतरे नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है। तो ये जो जेल पेन है, ये जो नई कंपनी जिसने लॉन्च किया है और आपको विज्ञापन दिखाया, ये आपने खरीदा, आपके दोस्तों ने खरीदा, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इसकी मांग बढ़ गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो विज्ञापन है वो बाजार में उतरे नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है। ऐसे ही जो अगला उद्देश्य है वो है वर्तमान ग्राहकों को बनाए रखना। जो वर्तमान ग्राहक, जो मतलब प्रेजेंट जो कस्टमर्स हैं, उनको रिटेन करेगा, मतलब बनाए रखेगा, उनको जाने नहीं देगा। जैसे बहुत पहले आपको याद अगर होगा तो एक कंपनी है जो कि है निरमा, जो कि अभी भी है। तो जब निरमा का सबसे पहले जो वॉशिंग पाउडर आता था, तो उस समय क्या हुआ, निरमा का काफी अच्छा बाजार था, काफी पकड़ थी, क्योंकि एक बहुत ज्यादा मतलब उसी का ही एक दबदबा था बाजार में, ठीक है ना। तो उसका एक कंपटीटर आया व्हील, ठीक है ना। ये दोनों ब्रांड अभी भी चलते हैं। तो जब व्हील आया तो उसकी वजह से निरमा की जो बिक्री है वो कम हो गई। अब जब निरमा की बिक्री कम हुई तो निरमा वाले ने फिर अपनी गुणवत्ता पे ध्यान दिया, थोड़ा सा और उसको रिफाइन किया, और साथ में जो विज्ञापन है उन पर भी ध्यान दिया, और सही तरीके से, असरदार तरीके से विज्ञापन किए। तो उत्पादकों ने क्या किया, इस उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार किया और विभिन्न संचार माध्यम से इसका विज्ञापन किया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, विज्ञापन ना केवल विज्ञापन देने की वजह से जो निरमा है उसके जो ग्राहक थे, जो पुराने ग्राहक थे, वो सब उसके साथ बने रहे, ठीक है ना। तो विज्ञापन ना केवल नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है, बल्कि अपने पुराने ग्राहकों को भी बनाए रखने में उत्पादकों की मदद करता है, ठीक है ना। विज्ञापनों के माध्यम से ही जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बता पाते हैं ग्राहकों को कि भाई देखिए, हमारे सामान में ये विशेषताएं हैं और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो इस प्रकार से वो अपने जो वर्तमान ग्राहक हैं उनको बनाए रखते हैं, ठीक है। अगला है बिक्री को बढ़ाना। अब बात अगर हम करें नए उत्पाद की मांग बढ़ाने की या जो पुराने ग्राहकों को बनाए रखने की, तो दोनों तरीके से क्या है, आपकी मांग बरकरार रहती है और धीरे धीरे बढ़ती है। तो विज्ञापन नए उत्पाद की मांग को बढ़ाता है और पुराने की मांग को बनाए रखता है। तो इस प्रकार जब मांग बढ़ती है तो उत्पाद की बिक्री भी बढ़ जाती है, ठीक है। अगला है विक्रयकर्ता यानी कि सेल्समैन की सहायता करना। तो आप कई दुकानों पे गए होंगे, वहां पर आपको सेल्समैन मिलते हैं। तो सेल्समैन का काम कम हो जाता है अगर ग्राहक पहले से ही उस जो वस्तु है या उत्पाद है उसका विज्ञापन देख के आए। तो विज्ञापन देख के आएगा तो आधी शिक्षा तो ग्राहक वैसे ही लेके आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, अधिकांश विज्ञापनों का प्रमुख गुण होता है उत्पाद की गुणवत्ता और उपयोगिता को विस्तार से उजागर करना। इस प्रकार जब एक सेल्समैन उस उत्पाद को बेचना चाहता है तो वह उसे जल्दी से बेच पाता है। क्यों? क्योंकि उसे ग्राहकों को उत्पाद के बारे में बहुत विस्तार से या बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इस प्रकार से उसके समय की बचत हो जाती है, ठीक है। समय की बचत है, साथ साथ आपको अगर समय की बचत सेल्समैन को हो रही है तो आप कम सेल्समैन से भी सामान बेच सकते हैं। अगला है विज्ञापन के माध्यम। तो विज्ञापन के 3 प्रमुख माध्यम होते हैं। पहला है मुद्रित माध्यम, जिसको कि प्रिंट मीडियम बोलते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम बोलते हैं। और अगला है अन्य माध्यम, ठीक है ना। तीसरा माध्यम है अन्य माध्यम, अदर मीडियम। तो जो मुद्रित माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, उसमें समाचार पत्र होता है, पत्रिकाएं होती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में रेडियो, टेलीविजन और अन्य माध्यम जो हैं उसमें होर्डिंग, पोस्टर, यान प्रदर्शनी। जो यान प्रदर्शनी है मतलब व्हीकलर डिस्प्ले है, उसमें एक व्हीकल पे या एक वाहन पे कुछ होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं और उन होर्डिंग्स को शहर के अलग अलग गलियों से आप गुजार देते हैं। तो लोग उसके पास जाके, जो यान है उसमें कुछ लोग बैठे रहेंगे उस व्हीकल में, और वो व्हीकल वाले जो लोग बैठे हुए हैं वो उसका प्रचार करेंगे, उनको लोगों को वस्तु जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या जो पुरानी वस्तु है उसके बारे में लोगों को जानकारी दे देंगे। तो अब हम पहले पढ़ेंगे मुद्रित माध्यम के बारे में, ठीक है ना, प्रिंट मीडिया के बारे में। तो प्रिंट मीडिया के 2 प्रकार होते हैं, एक समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो मुद्रित माध्यम क्या है, व्यवसायियों द्वारा विज्ञापन के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक आम माध्यम है। तो ये आप देख रहे हैं एक दुकान है, इसमें मुद्रित माध्यम की बिक्री की जा रही है। इसमें मैगजीन्स बिक रही हैं और अखबार बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो अखबार और मैगजीन्स क्या हैं, दोनों के दोनों मुद्रित माध्यम के उदाहरण हैं। इसमें समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसे प्रेस विज्ञापन भी कहते हैं। इसको आप प्रेस विज्ञापन भी बोलते हैं। प्रेस जहाँ पे, जिसको प्रिंटिंग प्रेस से आया है, ठीक है ना, जहाँ जो अखबार या जो
मैगजीन्स हैं वो छपती हैं। उसको प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं, तो इसलिए उसको प्रेस विज्ञापन भी कहा जाता है। पहला है समाचार पत्र। तो आप देख पा रहे हैं कि ये समाचार पत्र है जिसको पढ़ रहे हैं वृद्ध व्यक्ति। तो इनके हाथ में जो ये है, इसमें आप पीछे देख पा रहे हैं कि ये कि ऐड दे रखा है। ये कोई रिलायंस कंपनी का ऐड है जिसमें कि रिलायंस के जो रिलायंस डिजिटल है उसके पास क्या क्या लैपटॉप बिक रहे हैं या मोबाइल बिक रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे ही यहाँ पर तनिष्क का ऐड दे रखा है जहाँ पे कि 20% ऑफ चल रहा है, आप भी जाकर सामान खरीद सकते हैं। तो ये जो समाचार पत्र है ये भी विज्ञापन का एक प्रमुख माध्यम है। तो हमारे देश में समाचार पत्र हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य प्रांतीय भाषाओं में प्रकाशित होते हैं। ये क्या करते हैं अखबार? ये ताज़ा घटनाओं, समाचारों तथा लोगों के विचार जानने का अच्छा स्रोत होते हैं। इसमें लोग जो आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जानकारी ले पाते हैं। इसके साथ ही समाचार पत्र विज्ञापन का भी एक आम माध्यम है, एक कॉमन मीडियम है विज्ञापन का भी। समाचार पत्र के माध्यम से विज्ञापनकर्ता संदेश को संप्रेषित करते हैं तथा ये करोड़ों लोगों तक पहुंचता है। तो जो अखबार होता है वो करोड़ों लोगों तक जाता है और आपके संदेश तक को उन तक पहुंचाता है। समाचार पत्र के लाभ क्या हैं? पहला लाभ है कि इसकी जो प्रसार संख्या है वो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के पास समाचार पत्र पहुंचता है। तो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों के पास तक आपका संदेश पहुंच सकता है। अगर एक आप विनिर्माता हैं या उत्पादक हैं और अपने उत्पाद के बारे में लोगों को बताना चाह रहे हैं तो आप समाचार पत्र का उपयोग कर सकते हैं। अधिक संख्या में प्रकाशन के कारण विज्ञापन की कीमत कम होती है इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत छपते हैं, मतलब रोज ही छपता है अखबार, तो आपको पता ही है। हालांकि कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो साप्ताहिक भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन अधिकतर अखबार रोजाना मतलब प्रतिदिन यानी कि दैनिक रूप से छापे जाते हैं। एक ही विज्ञापन को बार बार प्रकाशित कर पाठकों को प्रतिदिन ध्यान दिलाया जा सकता है, क्योंकि रोज छपते हैं तो आप चाहें तो अपने जो ऐड है उसको आप रोज भी छपवा सकते हैं, या हो सकता है आप एक हफ्ते तक रोज छपवा दें, ठीक है ना। तो क्या होगा, लोगों को आपके जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ध्यान आ ही जाएगा। विज्ञापन बहुत कम समय की सूचना पर दिए जा सकते हैं। तो ऐसा होता है समाचार पत्र रोज छपते हैं तो क्या है कि आप आराम से जाकर अपना विज्ञापन दे सकते हैं और बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है। जैसे अगर मान लीजिए 10-11 बजे अगर अखबार छपना है तो आप उसके लिए 8-9 बजे तक भी जो विज्ञापन है वो दे सकते हैं। बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो समाचार पत्र छापती हैं वो अलाउ करती हैं। इसी प्रकार से आप लोग अपना जो जो उसका सर्कुलेशन है अखबार का वो कहाँ कहाँ तक जाता है उसके हिसाब से आप इच्छित बाजार, प्रांत तथा पाठकों की दृष्टि से स्थानीय अथवा प्रांतीय भाषाओं के आधार पर विज्ञापन देने के लिए एक विस्तृत चुनाव क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको अगर हिंदी पाठकों के बीच में सर्कुलेट करवाना है तो केवल आप हिंदी अखबारों में दे दीजिए विज्ञापन। आपको चाहिए कि तमिल की तरफ आपको देना है तो तमिल वाले अखबारों में छपवा दीजिए। तो आप अपने जो आपका जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं, आप अपना एरिया अपने आप चुन सकते हैं। अब है समाचार पत्र की सीमाएं। पहली सीमा है कि ये बहुत जो उसकी एज होती है बहुत कम होती है, क्योंकि हर रोज नया अखबार आता है। तो हो सकता है अगर आप केवल एक दिन में कभी अखबार में खबर छपवा रहे हैं, अपना विज्ञापन छपवा रहे हैं, तो हो सकता है उसको लोग ना देख पाए, ठीक है ना। तो प्राप्त होने के तुरंत बाद जल्दी से उनको पढ़ लेने की लोगों को आदत होती है। समाचार पत्र की आयु बहुत छोटी है, तो ये एक उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अगला है, आमतौर पर समाचार पत्र मुख्य रूप से समाचारों के लिए पढ़ते हैं लोग और विज्ञापनों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि एक लिमिटेशन है समाचार पत्र की। निरक्षर लोग इन्हें नहीं पढ़ सकते हैं, अतः इस प्रकार के विज्ञापन उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं पहुंचा सकते, ठीक है ना। तो अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको कि निरक्षर लोग भी यूज करते हैं तो हो सकता है अखबार का जो माध्यम है उसका चयन ना करें। अगला जो मुद्रित माध्यम है वो है पत्रिकाएं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक पत्रिका पढ़ रहा है जिसमें कि कई प्रकार की कारों के विषय में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो पत्रिकाएं क्या होती हैं, ये नियमित रूप से प्रकाशित होती हैं, लेकिन ये प्रतिदिन प्रकाशित नहीं होती है। नियमित रूप से तो होती हैं लेकिन ये साप्ताहिक हो सकती हैं या मासिक हो सकती हैं, ठीक है ना, या अर्धमासिक हो सकती हैं, ठीक है ना। इनका प्रकाशन साप्ताहिक, पाक्षिक मतलब 15 दिन में, मासिक मतलब हर महीने, द्विमासिक मतलब 2 महीने में एक बार, त्रैमासिक यानी कि 3 महीने में एक बार, यहाँ तक कि वार्षिक आधार पर भी किया जाता है। उदाहरण के लिए आपने इंडिया टुडे, आउटलुक, योजना, स्वागत, गृह शोभा, नंदन, चंपा की बहुत सारी किताबें हैं, पत्रिकाएं हैं जो कि आपने अपने जीवन में देखी होंगी।
इनका प्रकाशन अधिक संख्या में किया जाता है। इस प्रकार इनमें छपने वाले विज्ञापन भी अधिक संख्या में लोगों के पास पहुंचते हैं। जिस प्रकार से न्यूज़पेपर या अखबार पहुंचता है उसी प्रकार से ये भी पहुंचते हैं। ठीक है, पत्रिकाओं के लाभ क्या हैं? पत्रिकाएं जो होती हैं उनकी जो एज है वो समाचार पत्रों की अपेक्षा अधिक होती है। इन्हें लंबे समय तक लोग अपने पास रखते हैं और भविष्य में भी इनका उपयोग करते हैं। तो हो सकता है कि आपके विज्ञापन की पर उनकी नज़र कभी ना कभी पड़ जाए, मतलब ज़्यादा चांस होंगे पत्रिका के इसमें। तो पत्रिकाओं का एक चयनित पाठक वर्ग होता है और विज्ञापनदाताओं को अपना लक्ष्य समूह पता होता है, इसलिए वे ग्राहकों के वर्ग के अनुरूप विज्ञापन के लिए इनका चुनाव कर सकते हैं। हम मान लीजिए आप एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, आप महिलाओं के लिए सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं, तो आप अपना जो अगर प्रिंट मीडियम में आप देना चाहते हैं, पत्रिका के माध्यम से छपवाना चाहते हैं अपने विज्ञापन को, तो आप किस पत्रिका का चयन करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप ऐसी पत्रिका का चयन करेंगे जिसको कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पढ़ती हों। ठीक है, तो आपके लिए जो चॉइस होगी वो होगी गृह शोभा। ठीक है ना, तो आप गृह शोभा जो कि एक महिलाओं की पत्रिका है, आप उसका उपयोग करेंगे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आपका लक्ष्य समूह क्या है? आपके लक्ष्य समूह है महिलाएं। ठीक है ना, जो कि उसका उपयोग करेंगे सौंदर्य प्रसाधन का। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप अपने लक्ष्य समूह का आपको पता है तो आप अपने ग्राहकों का चयन कर सकते हैं और उसी प्रकार से विज्ञापन दे सकते हैं। अब पत्रिकाओं की सीमाएं क्या हैं? पत्रिकाओं की सीमा में सबसे पहला है कि विज्ञापन देना इसमें अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। समाचार पत्र की जो जो उसके अंदर कम होता है विज्ञापन देने का चार्ज शुल्क, इसमें ज्यादा होता है। समाचार पत्रों की अपेक्षा इनके विज्ञापन कम लोगों तक पहुंचते हैं। ठीक है ना, इनकी सर्कुलेशन उतनी नहीं होती काफी होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी कि समाचार पत्रों की होती है। इनमें विज्ञापन सामग्री बहुत पहले दे देनी पड़ती है, एक लिमिटेशन ये भी है। ठीक है ना, जैसे अखबार में तो क्या है, आप जो छप रहा है उससे 1-2 घंटे पहले देंगे तब भी वो आपके विज्ञापन को छाप देगा, लेकिन पत्रिकाओं में आपको 3-4-5-6 दिन पहले जो विज्ञापन सामग्री है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि जो पत्रिकाएं हैं उनका जो प्रकाशन है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें लचीलापन कम होता है। ठीक है, तो ये हमने आज मुद्रित जो माध्यम है वो पढ़ लिए हैं। अब हम अगले जो वीडियो है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और अन्य माध्यमों के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 78958 और 60757। इस पर आप इस पाठ से संबंधित, हमारे चैनल से संबंधित, आपके किसी भी विषय से संबंधित NIOS के या किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड के, आप हमसे बात कर सकते हैं। कभी भी आप जब चाहें आप इसमें मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। और आपसे फिर अंत में एक बार वही मेरा विज्ञापन है कि आप लोग अपने जानने वालों, अपने दोस्तों, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, उनके साथ हमारे इस चैनल को, हमारे वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद और बहुत बहुत आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।